अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। कायदे आज़म की 1000 कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से यहाँ एक नहीं दो पाकिस्तान है। एक अमीर और ताकतवर का पाकिस्तान है, दूसरा गरीब और कमज़ोर का पाकिस्तान है। किसी ने नया पाकिस्तान बनाया तब भी यहाँ दो पाकिस्तान थे, किसी ने पुराना पाकिस्तान वापस लौटाया तब भी यहाँ दो ही पाकिस्तान थे। एक पाकिस्तान वो है जहाँ ताकतवर को कत्ल करके भी कोई डर और खौफ नहीं होता। ये कानून के ताबे नहीं होते बल्कि कानून इनके ताबे नज़र आता है। इसके साथ इंसाफ नहीं किया जाता बल्कि इसके इशारे पर इंसाफ किया जाता है। ये असेंबली में है, हुकूमत बनाने और तोड़ने वालों में है, निज़ाम मुमलिकत चलाने वालों में है, कानून के रखवालों में, मईशत चलाने वालों में है, टीवी पर बैठकर बड़े बड़े भाषण देने वालों में है। दूसरी तरफ गरीब और कमज़ोर का पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जहां कमज़ोर अदालतों के धक्के खाता है, पुलिस स्टेशंस के चक्कर लगाता है, इंसाफ के लिए कभी एक दर कभी दूसरे दर जाता है। इसको बराबरी तो दूर की बात, बुनियादी हुकूक तक मैसर नहीं होते। 3 रोज़ पहले कराची में खातून कार सवार ने बाप बेटी को गाड़ी से उड़ाया, कुचला और फिर मार डाला। कई को ज़ख्मी भी किया। लेकिन फिर जो हुआ वही हुआ जो हमेशा यहाँ होता आया है। मुल्ज़िमा नताशा को थाने तो ले जाया गया लेकिन सलाखों के पीछे फिर भी नहीं डाला जा सका। मुकदमे में इंतहाई कमज़ोर दफात शामिल की गई। शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में एक वार्ड तैयार किया गया, नताशा को वहाँ पहुँचाया गया। वकील ने अदालत को बताया मुल्ज़िमा नताशा एक नफ्सियाती मरीज़ा हैं और गुज़िश्ता 5 साल से ज़ेरे इलाज हैं। जहनी हालत उनकी ऐसी नहीं है कि उन्हें अदालत में पेश किया जाए। ऐसे मरीजों को उमूमन आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, इसलिए मौक्किला को ज़मानत दी जाए। वकील के इस मौक़िफ़ पर मोहर सख्त करने के लिए पुलिस भी फिर पीछे नहीं रही। तफ्तीशी ऑफिसर ने एक आर्जी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई जिसमें बताया कि डॉक्टर्स के मुताबिक नताशा की हालत ऐसी नहीं है कि उसे अदालत में लाया जाए। 7 करोड़ की गाड़ी जो सड़क पर चला रही थी उसे अदालत में नहीं लाया जा सकता था उसकी दिमागी हालत की वजह से, इसलिए अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। ये खबर नाज़रीन मीडिया पर रिपोर्ट हुई तो सोशल मीडिया पर अवाम भड़क उठे। एक भरपूर मुहिम चलाई गई जिसके बाद नई और हतमी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर ने बताया कि मुल्ज़िमा के अहले खाना के मुताबिक वो जहनी मरीज़ है, तहम अहले खाना मरीज़ा के हवाले से कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकें। मरीज़ा की फ़िलहाल नफ्सियाती रहनुमाई की कोई ज़रूरत नहीं है। मरीज़ा ने अस्पताल में अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की, लिहाजा अब मरीज़ा को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। अदालत ने रिपोर्ट देखने के बाद मुल्ज़िमा को जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अब एक और नई CCTV फुटेज हमारे सामने आई है जिसके मुताबिक खातून ने बाप बेटी को कुचलने से पहले भी एक सफ़ेद रंग की गाड़ी और मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी और वहाँ से वो फरार हो गई थी, जिसे बचाने के लिए अब सारा का सारा जो निज़ाम है ना वो बड़ा एक्टिव प्रोएक्टिव नज़र आ रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया के दबाव की वजह से कुछ ज़रूरी कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या सज़ा भी हो सकेगी इसे? ये सवाल यहाँ इसलिए उठा रही हूँ कि इस हवाले से माजी की मिसालें जो हैं हमारे सामने वो तो अच्छी नहीं है। पिछले साल की तो बात है, सिंध का इलाका रानीपुर, यहाँ जाली पीर की हवेली में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा की मौत हुई थी। मीडिया में खबर आई तो पुलिस की दौड़ें लगीं, सियासी रहनुमाओं ने बड़े बड़े बयानात दागे, मुल्ज़िमान को केफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बच्ची पर तशद्दुद भी साबित हुआ, रेप भी साबित हुआ। पुलिस ने जाली पीर असदुल्ला शाह, पीर फयाज शाह, हिना शाह और इम्तियाज़ को गिरफ्तार किया। लेकिन अब अदालत में फातिमा की वालिदा ने हलफनामा जमा करवाया है कि बच्ची की जो मौत थी वो तबई मौत थी, मुल्ज़िमान बेगुनाह हैं। बज़ाहिर अब ऐसी कोई वजह ही नहीं नज़र आती कि जिसकी वजह से मुल्ज़िमान को कोई अंदर रख सके। लेकिन बच्ची के वालिद का जो बयान है ना वो न सिर्फ कानून बल्कि पूरे माशरे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। वकीला यो जो जारी सब कुछ यो अचे छो तो सामू मिले न तो बाबा मां तव्हांजो वकील आहियां। कल्ह बि असां वियासीं अचे मिले हा न असांजो वकील आहे त साम्हूं त मिले न। ॿियो हाणे जेको केस आहे असां लीगल एड सोसाइटी वारनि खे ॾिनो आहे ऐं उन्हीअ में सिर्फ़ु कनासरो साहिबु निकिरंदो, छो त उन 30 लख वरिता आहिनि। ऐं इहो बि असांखे चई त मज़हर मॉडल में जेको मालिक आहे सरवर मेमन उन्हीअ वटि तव्हांजी अमानत पई अथव, तव्हां वञी उहा खणो ॼण त ठाह थी वियो आहे, चाहे त फ्री विया आहिनि, कुझु बि कोन्हे। तो यानी ये साबित हुआ कि आपके पास ताकत है, आपके पास पैसा है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर सारे गवाह, सारे हालात भी आपके खिलाफ हो ना, तब भी मेडिकल रिपोर्ट का सहारा तो मौजूद है ना।
इस्लामाबाद में कत्ल हुई नूर मुकद्दम किसको याद नहीं है? उस केस का मुजरिम जाहिर जाफर अमरीकी शहरी इंतहाई तालीम याफ्ता शख्स, लेकिन उसके अहले खाना ने जाहिर को जहनी मरीज करार दिलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। थेरेपी वर्क्स का सहारा लिया, जाहिर को कभी व्हील चेयर पर लाया गया, कभी स्ट्रेचर पर अदालत में पेश किया गया। शाहरुख जतोई केस, यहाँ भी मेडिकल का सहारा लेकर बचने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने पहले शाहरुख जतोई को नाबालिग करार दिया, केस को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चलाने के बजाय बच्चों की अदालत में चलाने के लिए दीगर मुल्जिमान से अलग किया। मेडिकल रिपोर्ट में भी 18 साल से कम उम्र करार दिलवाने की कोशिश की, लेकिन जब खबर आई मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लान तान का आगाज हुआ, तो फिर नया मेडिकल बोर्ड बना जिसने शाहरुख जतोई के 6 एक्सरे, दांतों और बालों का टेस्ट किया और फिर अदालत को बताया कि मुल्जिम न सिर्फ बालिग है बल्कि उसकी उम्र भी 18 से 21 साल के दरमियान है। ये तो नाज़रीन सिर्फ चंद मिसालें हैं। यहाँ ऐसे कई केसेस हैं जहाँ रियासत का, कानून का मजाक उड़ाया जाता है, धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं और इसमें पुलिस से लेकर वकील तक, डॉक्टर तक सारे किरदार मशकूक नजर आते हैं। अब बस उम्मीद ही की जा सकती है कि नताशा केस में ऐसा ना हो, मुल्जिमा को कानून के मुताबिक सजा और मकतूलीन को इंसाफ दिया जाए, वरना हमें मालूम है कि ताकतवर का बच्चा जैसे ही कोई जुर्म करता है तो सारा निजाम मिलकर उसे या पागल करार देने की कोशिश करता है या कम उम्र साबित करने की कोशिश करता है। लगता ऐसा है कि उसे सख्त सजा से बचाया जा सके और आखिर में मजलूम खानदान को धमकाने और पैसों से खरीदने के ऑप्शंस भी आजमाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि ताकतवर का गुंडागर्दी मचाना, कत्ल गारतगरी करना, किसी की जान ले लेना इनका बुनियादी हक है और फिर इन्हें बचाना जो है ना, वो हमारा आईनी और कानूनी फर्ज बन जाता है। आज लाहौर में भी एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाक़या आया है सामने, जहां दोस्त ने चंद पैसों के लिए अपने दोस्त की बेटी को अगवा किया और उसके बाद कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम काशिफ ने 5 साला फजर को अगवा किया और उसी रोज़ कत्ल करके उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। इस दौरान काशिफ बच्ची के वालिद राशिद से मुसलसल तावान भी तलब करता रहा और फिर खुद ही दोस्त बनकर वालिद के साथ बच्ची की तलाश करता रहा। ये वाक़या बिल्कुल मुझे ज़ैनब का वाक़या याद दिला देता है कि जहाँ पर इमरान भी इसी तरह से घर वालों के साथ मिलकर ज़ैनब को तलाश कर रहा था ताकि उस बदबख्त पर किसी का शक ना जा सके। बहरहाल पुलिस नंबर ट्रेस करके मुल्जिम काशिफ तक पहुँची, जिसकी निशानदही पर जंगल से पुलिस को अब तक लाश तो नहीं मिल सकी है, लेकिन जाए वक़ुआ से हड्डियाँ मिली हैं, बाल मिले हैं और कुछ कपड़े मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक के लिए लैब भिजवाया गया है ताकि तस्दीक हो सके कि ये हड्डियाँ और बाल बच्ची के हैं या नहीं है। बच्ची के जिस्म के बारे में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि उसे जानवरों ने न नोच लिया हो। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस वक्त फजर के वालिदैन। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने मुश्किल वक्त में इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक जाए ताकि आपकी बच्ची को इंसाफ दिलवाने की हम कोशिश कर सकें। कब लापता हुई थी बेटी, कैसे पता चला आपको, और तस्दीक कब हुई कि कत्ल हो गई है फजर? ये जी 10 तारीख 11:42 पर मेरे पास थी और बाहर निकली है 3 मिनट कम 12 बजे मैं बाहर निकला हूँ इसको ढूंढने के लिए। मैंने अपनी बच्ची को बोला कि इधर बाहर देखो, आ जाएगी। बुखार उसको था। ये मेरे घर के सामने एक छोटी सी ना एक ईंटों की बनी हुई जगह थी जिसके ऊपर बैठी है। बस वहाँ से मेरी बच्ची जो है ना गुम हो गई। इधर उधर ढूंढा, घरों में पता किया कि किसी के घर ना हो, आ जाएगी, इधर हो, सो गई होगी, अभी आ जाती है। नहीं मिली। मैं बच्ची का नाना हूँ, ये उसकी माँ मेरी भांजी और बाप भी मेरा भांजा है, एक बहन की तरफ से ये, एक की तरफ से वो है। मैं दौड़ के अपने भाई को फ़ोन किया, उसके बाप को किया, सबको फ़ोन करता रहा और बाटा पुलिस स्टेशन में पहुंच गया कि आप लोग इधर ढूंढो, मैं फ़ौरन रिपोर्ट दर्ज करवाऊं ताकि हमारी बच्ची की रिपोर्ट हो जाए। ये मुझे खतरा लग रहा है। वहाँ पे गया हूँ, ऑपरेशन वालों ने मेरा नाम पता लिख लिया और कहा कि जाओ ढूंढो, अगर मिल जाए तो इतला कर देना, नहीं तो आपका पर्चा दर्ज हो गया। 10-15 मिनट के बाद पीछे एक नसार नामी एसआई आता है, वो कहता आपका पर्चा दर्ज हो गया।
लेकिन नामालूम अफराद के मैं ठीक हो गया। जब मैं थाने गया हूँ, मेरे साथ एक हाफिज काशिफ साहब थे, हमारे महल्ले के बिल्कुल आमने सामने हमारा घर है, वो मेरे साथ था। फिर हम एक कैमरा चेक करने के लिए गए, उसने कहा चाचा ये मैंने देख लिया। ज़्यादा मुझे मौलवी साहब कहता था, मैं प्यार मोहब्बत बहुत था हमारा। वहाँ पे बैठा वार्निंग कर रहा है मुझे कि ये देखना, सोते हुए देखते हुए सो जाओगे, स्पीड तेज़ कर लो, ये कर लो। जो मैंने देखना था वो देखा और जल्दी से फिर बाहर आ गया। मेरा दिल नहीं लग रहा वहाँ पे। मैं कही यार ये कैमरा तो महफूज है, बाद में देख लूँगा, चलो बाहर देखते हैं। फिर घरों में ढूंढना शुरू किया। इसी तरह हमारे 2 बज गए। ये काशिफ, हाफिज काशिफ साहब, ये मेरे साथ साथ थे हर कैमरे पे, ये वो। ये हाफिज काशिफ आपको लेकिन कह रहा था कि जो सीसीटीवी की फुटेज है वो देख आई। लें, और आप फुटेज छोड़कर कोशिशें कर रहे थे कि पहले बाहर हम बच्चे को मैंने ढूंढ देख लें। ली है, मैंने तो देख ली ये है। कब पता चल सका? तो उसमें उसमें नहीं, जिस वक्त आप देख रहे थे उसमें नहीं नजर आया था काशिफ मेरे साथ साथ फजर को ले चलता जाते रहा है। हुए? नहीं उसमें भी था, नहीं उसमें कुछ नहीं नजर आया। लेकिन ये हाफिज काशिफ जो था ना, ये बाद में यही मुजरम निकला है। इसी ने इकबाल जुर्म किया है, इसी ने पुलिस को बताया है, सब कुछ इसी ने किया। आपके साथ बेटी की वालदा बैठी हुई हैं, और मैं खुद एक माँ हूँ सर, तो मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी तकलीफ दे साने पर एक माँ से बात कर सकूं। मुझे ये बताइए कि जो खबरें हमारे पास आ रही हैं अभी कि बच्ची की बॉडी नहीं मिली है, लेकिन जाए वक़्वा से कुछ हड्डियां मिली हैं, कुछ बाल मिले हैं, कुछ कपड़े वगैरह मिले हैं जिसको भेजा गया है फोरेंसिक के लिए, तो क्या कपड़ों से शनाख्त हो सकी है? पहले पुलिस वाले, जब भी मैं निकला हूं ना बाहर, घर से बाहर निकलता था, यही कहता था कि मैं खबर ऊपर तक ले जाऊं, मेरी बच्ची बच जाए। मैं 11 तारीख का यही कर रहा था। यही हाफिज काशिफ भाग के थाने वालों को बता देता था, या इधर किसी को बता देता था कि इसको रोक लो, ख़राब ना हो जाए काम। पुलिस वाले आते थे, मुझे आके समझाते थे कि देखो हम इंक्वायरी सही कर रहे हैं, मुतमिन रहें आप, ये बच्ची आपकी नहीं हमारी, हम ढूंढेंगे। फिर रुक गए, 12 आई, फिर 13 आई, फिर 14 तक इतना ठंडा हो गया काम के 14 अगस्त मना रहे हैं सब। 15 अगस्त को जब मैंने देखा ना कि सुबह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि चलो आज फारग होके आ जाएंगे, कोई हमें बताए हमारी बच्ची की क्या रिपोर्ट आई, कि किसी कहीं से मिली या नहीं मिली। फिर 15 को मैं जब इधर चमका हूँ ना गली में, पागलों की तरह दौड़ा हूँ कि मैं जा रहा हूँ ऊपर। किसी ने मुझे बताया कि इधर ना SSP नोश, डॉक्टर नोश साहब हैं, उसके पास चला जा, तेरी फरियाद सुनेगी। मैं निकला, मुझे फिर कोई डिप्टी आ गया, किसी पुलिस वालों ने फिर रोका। सर मुझे ये बताइए, कपड़ों से शनाख्त हो सकी, कपड़ों से शनाख्त हो सकी है बच्ची की? SP नहीं, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको बस आखिरी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ कि SP साहब आई हैं। जी SP साहब आए हैं। मैडम थी, मैंने बच्ची थी मेरी, मैंने नहीं नज़र भर के देखा उसको, नाम नहीं पढ़ा। मेरी बेटी के साथ उसने सवाल जवाब किए, बांजी के साथ, और उसने कहा 4 घंटे सब्र करो, बस सुबह तक इंशाल्लाह रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे बैठे इंक्वायरी शुरू हुई है। एक पॉइंट था कि इसने ना वहाँ पे फिल्म डिलीट की हुई थी 9 से 2 बजे तक की। वो कैमरे वालों ने, जब इन्होंने पुलिस वालों के साथ सामने वो इशू आया ना, तो बस इन्होंने फिर उन दोनों भाइयों को ले गए। एक आ गया आधे घंटे के बाद वापस, दूसरा अभी तक अंदर है, उसी ने इकबाल जुर्म किया। हम फिर भी खामोश रहे कि इतने दिन के बाद मुजरम मिला, मेरी बच्ची का क्या बना। ढूंढता रहा, हाथ जोड़ता रहा, इनके आगे झोलियां फैलाता रहा मैं, जो भी आए हैं मेरे पास, तो खुदा के लिए मेरी बच्ची भी ढूंढो, छोटी है, मासूम है, वो तो मर जाएगी। आप मेरे साथ मौजूद हैं, और मैंने जैसे कि सर आगाज में कहा था कि मेरी कोशिश होगी कि जो इक़्तिदार के ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं उन तक आपकी आवाज़ पहुंचाएं, और न सिर्फ उन तक आपकी आवाज़ पहुंचाएं बल्कि आपको इंसाफ भी दिलवाएं। तो राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, सर ये अफसोसनाक सानहा वाक़या कह लीजिए,
और इस तरह के अभी आज ही मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बहुत सारे ऐसे वाक़े रिपोर्ट किए हैं जो इंसानियत सोज़ वाक़े हो रहे हैं। एक ये वाला वाक़या है, क्या कोई मदद हुकूमत की तरफ से की जाएगी? बच्ची तो चली गई इस दुनिया से, क्या इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ किया जाएगा? नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। बिल्कुल हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, पुलिस की जो जिम्मेदारी है, वो बखूबी निभाई जाएगी और मैं भी इसका नोटिस लूँगा और जो मुतलका जो पुलिस ऑफिसर जो इससे रिलेटेड हैं और बिल्कुल जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको ना सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि उनके खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई की जाएगी ताकि वो कानून का जो शिकंजा है उससे बाहर ना निकल सके। तो बिल्कुल आपने जो आज हाईलाइट किए हैं वो बड़े सवेयर हैं और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, तो इसके ऊपर मैं आई विल टेक इट अप इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। राना साहब, आप क्योंकि मेरे साथ ही मौजूद हैं, हमने आगे फिर पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ भी जाना है। मैं चाह रही थी कि फजर की फैमिली जो मेरे साथ मौजूद है, बस आखिर में मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी कि काशिफ के बारे में जो फिर इत्तलात और जो आप लोगों को मालूम CCTV फुटेज वगैरह से फिर पता चला, फिर गालिबन नंबर भी ट्रेस किया गया है जिससे मालूम हुआ है, ये बता दीजिएगा कि जब तक वो फजर के वालिद से बात कर रहा था कितनी रकम का तकाजा कर रहा था, क्या कह रहा था, और क्या उस वक्त वालिद को पता नहीं चला कि ये उनका दोस्त ही है? देखो जी, 10 की रात को 8:13 पे मेरे भांजे को पहली कॉल आई कि आपकी बच्ची की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, 15 मिनट सब्र करो। 15 मिनट सब्र करने के बाद जब कॉल की तो फोन बंद हो गया। इनको फौरन दबाया कि थाने जाकर उनको खबर दो। ये खबर सर मुझे ये बता दीजिए, कपड़ों से शनाख्त हो गई है? कपड़ों से शनाख्त हो गई है? सर मुझे बता दें, कपड़ों से शनाख्त हो गई है? कपड़ों से तो शनाख्त हो गई है, लेकिन जो मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ वो ये है कि लोगों ने मुझे आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरी बेटी भी पास बैठी है, बर्दाश्त नहीं होता कि इन्होंने हमें पहले तो कॉलर की रिपोर्ट 4 दिन के बाद आई है। इतनी सुस्ती से ये काम हुआ है कि कॉल आ गई, हम सुरखरू हो गए कि चलो अब हमारा मुजरम पकड़ा गया। पुलिस वाले बस यूं CDR ये वो निकलेगी, पकड़े जाएंगे, नहीं निकली। आखिर पे जब जो आखिरी धचका इन्होंने हमें दिया है, जिस पे हमें दुख हुआ है कि जब हमें कपड़े दिखाए गए ना, वो कपड़े साफ हैं, साबित हैं, खून लगा, मिट्टी लगी, अल्लाह जाने क्या लगा। वे दूर से देखें, हमें तो इन्होंने दिखाई नहीं, फिल्म ही नहीं दी, उसकी तस्वीरें ही नहीं दी। मेरी बच्ची के कपड़े साबित हैं, सलवार भी और कमीज भी। ये अगर कोई इंसान है तो सुन ले कि मेरी बच्ची के एक इंच के टुकड़े मिले हड्डियों के, गोश्त नहीं मिला। सर के बाल ऐसे उतारे हुए हैं जैसे कट लगा के मुर्द खाने में उतारे जाते हैं, पूरी टोप है उसकी। मेरी बच्ची के कपड़े पूरे साबित हैं। वो कैसे जानवर थे, इतने समझदार पढ़े लिखे कि उन्होंने पहले मेरी बच्ची के कपड़े उतारे, फिर खा के खून से लथपथ करके रख दिए। मेरा यही सवाल है इस इंसानियत के नाते से, हुसैनियत को पूछता हूँ, कोई है कि सब यजीदियत के मानने वाले क्यों नहीं देखा गया? ऐसी रिपोर्टें, ऐसी समझ में नहीं आया। मेरी बच्ची इन लोगों ने डिले करके मरवा दी। सर मैं ये यजीद का बच्चा मेरे साथ था। आप लोग साथ मौजूद थे, जो आप बात कर रहे हैं, ये वाकई खौफनाक बात है। आप लोग बहुत शुक्रिया, आप इस मौके पर आप प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, अपनी बात एटलीस्ट रख रहे हैं ताकि न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बल्कि हमारे हुक्मरानों तक को ये बात पता चल सके कि आप किस कर्ब से, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। और राना साहब, ये जो वो बात कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि उनको कपड़े भी साबुत मिले हैं और बालों के हवाले से जो बात हो रही है या जिस्म की हड्डियों के हवाले से जो बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं बाल भी ऐसा लग रहा है कि जैसे काटे हुए हैं, वो नोचे हुए बाल नहीं लग रहे हैं। तो क्या उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पुलिस किरदार भी सारे मामले में मशकूक हो रहा है? राना साहब देखें, अगर तो कोई पुलिस की लूप होल्स रहे हैं और उनकी तरफ से कोई जो है कमी कोताही रही है,
और उसकी वजह से नुकसान ये इतना बड़ा हुआ है, तो बिल्कुल इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं जो मुतलका सीपीओ हैं या जो भी डीपीओ हैं, मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा और ये जो पॉइंट रेज हुए हैं, मैं ये पॉइंट उनके सामने रखूंगा। और देखें, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। फिर मैं कहूंगा कि इसकी जितनी मजम्मत करें कम है, और एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि एहसान साहब हसन मुर्तज़ा साहब भी साथ मौजूद थे और गालिबन उठकर चले गए हैं। शायद उन्होंने सुना नहीं कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, वरना यकीनन वो कुर्सी छोड़कर ना जाते, वो इस तरह से नाराज़ ना होते, क्योंकि जिस टॉपिक पे हम जिस तकलीफ दे इशू पर बात कर रहे थे, शायद ये सारा पाकिस्तान ही इसको सुन रहा होगा और इस तकलीफ को महसूस करा होगा। तो मैं हसन मुर्तज़ा साहब से गुजारिश करूंगी कि अभी भी आपके घर पर सेटअप पूरा लगा हुआ है, क्योंकि आपने कमिटमेंट की थी, तो मैं आपसे कहूंगी कि प्रोग्राम में आ जाएं, ज्वाइन कर लें हमें, क्योंकि आम रूटीन में अगर आप नाराज़ होकर जाते तो हम यकीनन आपसे माजरत भी कर लेते, लेकिन ये तकलीफ दे सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा। मैं चाह रही थी कि इसमें आपका कमेंट ज़रूर शामिल होता। राना साहब, सिचुएशन को हम बढ़ाते हैं आगे, ज़रा बात करते हैं। सर, ये हुकूमत ने पीर को कौमी असम्बली और मंगल को सेनेट का इजलास तलब किया है और अहम कानून साजी की खबरें आ रही हैं, तो क्या जो आप लोग जुडिशल पैकेज ला रहे थे उसका बिल इस हफ्ते पेश कर रहे हैं असेंबली में? मेरे पास कोई हतमी खबर नहीं है, ना कोई मुझे अभी नॉलेज है कि किस एजेंडे के ऊपर जो है इस सेशन को बुलाया जा रहा है। तो इस वक्त मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई पैकेज अभी पेश किया जा रहा है जो कि देखें, अभी 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है हुकूमत के पास कि कोई ऐसी तरमीम करें जो आईनी तरमीम हो। नहीं सर, अगर मंडे को एक अहम कानून साजी हो रही है और वो आपको भी नहीं मालूम, तो फिर मालूम किसे है सर? और ये कैसी कानून साजी हो रही है फिर? देखिए, मैं तो पीएम हाउस का हिस्सा हूँ और पीएम ऑफिस का, तो मेरे पास असेंबली की जो कार्रवाई के मुताबिक अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिस पर मैं कमेंट कर सकूं। लेकिन मैं दुराने प्रोग्राम पता करने की कोशिश करता हूं कि किस चीज़ के ऊपर जो है ये सेशन मंगवाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास अभी करंटली ये नॉलेज नहीं है। और सर, हमारे पास जो इत्तलात आई उसके मुताबिक कल बिलावल भुट्टो साहब से मिले और उन्हें कानून साजी पर एतमाद में लिया था, तो क्या उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है इस हवाले से? ये इत्तलात हैं आपके पास, ये खबर है आपके पास, कंफर्मेशन इसकी? नहीं, मुझे ये पता है कि बड़े अच्छे जो है वो कानून साजी के लिहाज से, तो मुझे नहीं पता कि कितनी बातचीत हुई है। जो मुझे पता है वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब के साथ बिजली के ऊपर बात हुई, दीगर जो हमारे कोalition के इश्यूज चल रहे थे उनके ऊपर बात हुई, ज्यादा राब्ता और कमेटीज के थ्रू अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के ऊपर बात हुई, और उसके ऊपर वो मुतमईन थे और प्राइम मिनिस्टर ने रीइंफोर्स किया कि उनकी सपोर्ट कितनी अहम है, और उन्होंने भी कहा कि वो हमें सपोर्ट जो है वो मिलेगी हर लिहाज से। तो वो लेकिन कानून साजी के लिहाज से मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि कल कोई बातचीत हुई थी या नहीं। और सर, ये भी सुना कि शायद पीपल्स पार्टी ने इस मुलाकात में पंजाब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे हैं, तो सर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और ऑब्वियसली फिर मुतालबात भी रखे होंगे सामने, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात और क्या मुतालबात हैं? नहीं, बहुत कोई इश्यूज नहीं थे पंजाब से रिलेटेड जो कोई कंसर्न हो जो उन्होंने शो किए हो, लेकिन जो हमारे दीगर बिजली के ऊपर एक बहस मुबाहिशा छिड़ा हुआ था उस पर बातचीत हुई, हमारे और जो रिलेटेड मैटर्स हैं, लेकिन ये कोई पंजाब रिलेटेड स्पेसिफिक कोई कंसर्न्स नहीं थे पीपल्स पार्टी के जो डिस्कस हुए। तो क्या सर अब क़यादत में ये तय पा गया है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध एक दूसरे पर बयानबाजी से रुक जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से वो बयानबाजी की जरूरत नहीं है, और जो बयानबाजी हो भी रही थी वो अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस क्यों थी। बिलावल साहब कह रहे थे हमने अस्पताल बड़े ज्यादा बना दिए हैं, हम आपको दिखाएंगे, और अवाम की रिलीफ पे बात हो रही थी। तो अगर इस तरह की बयानबाजी है तो करप्शन तक का कह दिया था ना, करप्ट तक कह दिया था सर। जी, देखिए, मेरे ख्याल से ये अब सिलसिला रुक जाएगा और हमें जो है वो पॉजिटिव मुल्क के एक आम आदमी के मफादात को फोकस करना चाहिए, उसी पे ही फोकस रहेगा।
बजाय कि हम जो आज़ाद हैं सूबे अपने मामलात को आगे ले जाने के लिए अपने डेवलपमेंट फंड को जिस तरह मर्जी वो खर्चें, उसके ऊपर फिर हमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये रुक जाएगा अब इस मुलाकात के बाद। ये जो तनकीद है एक दूसरे पे जो बिला वजह है, चलें ठीक है, यानी तय ये पा गया है बस। ठीक है, जो तनकीद हो रही है के ऊपर कमेंट्स हो रहे थे अब वो नहीं होंगे। अब राना साहब आप साथ ही मौजूद हैं सर, अहम बातें करनी है, कुछ पीटीआई के हवाले से भी आपसे बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में राना एहसान अफजल साहब साथ मौजूद हैं, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। सर आपसे बात का आगाज़ करते हैं, ये फरमाइएगा कल बिलावल भुट्टो साहब की वज़ीर आज़म साहब की एक अहम मुलाकात हुई, उसके बाद फिर आज जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटीज़ ने मिलना था, लेकिन ऐन वक्त पर इजलास मुलतवी हो गया। इसकी क्या वजह है और अब ये मुलाकात कब होगी? PMLN से नुमाइंदगी कौन कर रहा होगा, पीपल्स पार्टी से सरबराही कौन कर रहा होगा इसकी? बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपका सवाल जो था मेरे ख्याल है उसके दो बनते हैं। एक हिस्सा तो ये था कि वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, तो ये तो एक मुलाकात है और सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं। और फिर दो इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का मिलना वो कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, वो हमेशा मुलाकातें रहती हैं और जो मामलात होते हैं वो उन्हीं मुलाकातों की बुनियाद पे ही हल होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक आज की मीटिंग का था, कोई ऐसी शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी। आज कोई गलत किसी खबर की बुनियाद पे उसको आज की मीटिंग बनाया गया था। एक्चुअली ये कल से ही संडे की थी। 2 बजे लाहौर गवर्नर हाउस में हमारी कमेटीज मिल रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमेटी को हेड कर रहे हैं राजा परवेज अशरफ साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में दूसरी जानिब से इसाक डार साहब हैं, वो उसको हेड कर रहे हैं। और जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो उस कमेटी के जरिए ये हर 15 दिन के बाद मीटिंग होती है, कमेटी मीट करती है और उसमें वो बातचीत होती है उन मामलात पे जो भी कोई मुतनाज़ा या कोई तहफ़्फ़ुज़ात। सर यकीनी तौर पर ये मुलाकात या जो कल वाली मुलाकात हुई या अब जो आप आने वाली बता रहे हैं और गवर्नर हाउस में आप बता रहे हैं, तो ये मुलाकात पंजाब के मामलात पर होगी। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी के बेसिकली मुतालबात हैं क्या? कौन से ऐसे वादे हैं जो हुकूमत पूरे नहीं कर रही या काम नहीं हो रहा उन पर? नहीं, देखिए, ये बड़ा ही एक अजीब सा तासुर दिया जा रहा है इस मुलाकात को कि कौन से वो मुतालबात हैं जो पूरे नहीं हो रहे और जिनको पूरा करने के लिए ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है। भाई, दो सियासी जमातें हैं, दो मुख्तलिफ नजरियात की सियासी जमातें हैं, उनका इत्तेहाद है। और इस वक्त मुल्क ऐसी पोजीशन से गुजर रहा है कि किसी भी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं है उन मामलात के साथ या उन चैलेंजेस के साथ निपटना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग उसमें अपना एक किरदार अदा कर रही हैं। तो वो जब इत्तेहाद में होंगी अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ, तो उनके साथ आप कह रहे हैं कि ये बिला वजह का तासुर बन रहा है, लेकिन सर ये तासुर इस वजह से बन रहा है क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें आई कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया, 3 वजारतों तक की बात सामने आ गई, फिर उसके बाद कोई पेशरफ्त इसमें नहीं हो सकी। तो इसकी क्या वजह है और क्या जो मुलाकात अब होगी इस पर बातचीत होगी? सर देखिए, मैं समझता हूँ ये किसी भी सियासतदान की तरफ से अगर ये तासुर कायम किया गया है फिर तो इस पे बात होनी चाहिए। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया के लिए खबर की बुनियाद पे उसको बेस बना लेना, वो मेरे ख्याल है दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने ये फैसला किया। नहीं सर, ये देखिए ये मीडिया पे बात नहीं की गई, ये गिलानी साहब ने बात की कि जिसकी वजह से फिर ये मीडिया की जीनत बनी। उन्होंने कहा ये कैटेगोरिकली कि हम पंजाब हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। आपके पास हम बन सकते हैं, ये बात किस वक्त मैं कह रहा हूँ कि सियासत में कोई चीज हरफ़े आखिर हो सकती है। कल को ये हो सकता है कि ऐसा हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हुकूमत का हिस्सा बन जाए। ये कब मैंने कहा है कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो हरफ़े आखिर है। भाई, सियासत में कोई हरफ़े आखिर नहीं। ये बता दें, पीपल्स पार्टी को कल जब मुलाकात हुई है बिलावल साहब से, तो उस वक्त कानून साजी के हवाले से भी वजीर आजम साहब ने एतमाद में लिया है। तो ये क्या कानून साजी होने जा रही है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं हमारे पास वो ये चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन के हवाले से भी जा रही है हुकूमत, तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा सर।
देखिए, ये हुकूमत का हक है कि वो लेजिस्लेशन करे और उसका कबल अज वक्त मेरा ख्याल है बताना भी कोई जरूरी नहीं है कि वो हम मीडिया मैसेजिंग करते रहें कि ये हो रहा है ये हो रहा है। जब लेजिस्लेशन होगी वो सबके सामने होगी। चलें ये बता दीजिए, आप लोगों को एतमाद में ले लिया है और आपने यकीन दहानी करवा दी है साथ देने की? हमारे साथ इस किस्म की कोई अभी तक गुफ्तगू नहीं है, ना ही कोई ऐसा अभी तक सोचा जा रहा है। वक्त आने पर हो भी सकता है। इसमें क्या है, ये पार्लियामान का हक है लेजिस्लेशन करना और वो करेंगे अगर जरूरी समझते हैं तो अभी इस हवाले से आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई? मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ अभी तक कोई इस किस्म की बात नहीं है। सही सर, साथ ही मौजूद रहिएगा। पीटीआई के हवाले से भी जरा मैं आप दोनों मेहमानों से बात करना चाह रही हूँ। हसन साहब, आपका भी कमेंट इस पर शामिल करूंगी। 22 अगस्त का नाज़रीन, ये जो तहरीक इंसाफ का जलसा था, ये क्यों मुल्तवी अलीमा खान, आजम स्वाति और तर्जुमान केपी हुकूमत के जो मौक़िफ़ हैं उनमें बड़ा वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। अब बानी पीटीआई की जो बहन है वो मुसलसल ये सवाल उठा रही हैं कि सुबह 7 बजे मुलाकात कैसे हो गई, ये मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ इसी तरह का मौक़िफ़ रखे हुए हैं, वो भी सुन लीजिए। जी, हम आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। सुबह गए क्यों आज़म स्वाति, इजाजत कैसे मिली? अब नसरीन, इस सवाल का जवाब किसी को मालूम नहीं है कि इमरान खान को पैगाम किसने दिया, किसके ज़रिए आज़म स्वाति तक पैगाम पहुंचा। आज जब इमरान खान से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बस इसका जवाब रहने ही दें। अलबत्ता उन्होंने अलीमा खान और बैरिस्टर सैफ के मौक़िफ़ के बरक्स आज़म स्वाति के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि उन्हें मालूमात दी गई थी कि ख़त्म नबूवत का मामला है और दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार फैलने का खदशा है, इसीलिए आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर कल जलसा करते तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनाकर पीटीआई के गले में डाल दिया जाता। राना साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब सवाल उठा रहे हैं ये वाक़ई के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप ही के मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक, जो बानिए पीटीआई को सहूलतकारी थी जेल के अंदर, उसको बिल्कुल कलाकुमा उसका कर दिया गया, मुनक़ा कर दिया गया। तो फिर ये पैगाम रसानियाँ कैसे हो रही हैं? और हैरान कुन तौर पर सुबह 7 बजे आज़म स्वाति तक पैगाम आता है, कैसे होता है ये सब, पता चल सका है अभी तक? देखिए, हमारे लिए तो कोई ना कोई इतनी फिक्र की बात है, ना इतनी हैरानकुन बात है, लेकिन जो पीटीआई का बयानिया है कि वो अपना अब बिल्कुल आज़ादाना तौर पे वो अपने फैसले लेते हैं और उनका कोई राब्ता वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इससे उनके बयानिए को ज़रूर जो है वो झटका पहुंचता है कि वो आज भी कोई इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं कर रहे, बल्कि शायद उनको कोई कह रहा है या उनको कोई गाइड कर रहा है और वो उनके असर में है। तो ये हमारे लिए क्यों परेशान कुन होगा? देखिए, ये सवाल तो हुकूमत से बनता है ना सर कि जेल से बाहर पैगाम कैसे गया या उन तक पैगाम कैसे आया कि बाहर क्या चल रहा है जिसकी वजह से इंतशार हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो पैगाम दिया किसने खान साहब को? देखिए, ये तो अभी नहीं हमें पता चला कि किसने दिया, ना मेरे ख्याल से हमने पता करने की, जिनको पता करना होगा उनको जरूर पता होगा कि किसने दिया होगा पैगाम। लेकिन इसके अंदर ये जरूर है कि इन्होंने वो जो शेर आया वाला जो वो एक किस्सा है, वो जरूर हो गया कि अब ये 4-5वीं दफा इन्होंने जलसे की डेट दी और फिर खुद ही उससे पीछे हट गए। तो मेरे ख्याल से अब शायद इनका जलसा करने का जो वक़्त थी वो भी काफी कम हो गई होगी और बड़े मायूस हुए इनके वर्कर्स। बहरहाल किसके कहने पे आया ये तो सवाल पीटीआई से ज्यादा बनता है और पीटीआई के लिए ये बड़ा झटका है, उनके वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमारे लिए तो देखें बेहतर हुआ कि जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी और जिस वजह से जलसा मंसूख हुआ, जलसा नहीं हुआ, तो ये हमारी गवर्नमेंट के लिए तो कामयाबी है। सर, आप लोग 9 मई के हवाले से बहुत ज्यादा बात करते रहे हैं, आप लोग 9 मई को बगावत की कोशिश कहते रहे हैं, फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एक और 9 मई करके जो है वो पीटीआई के गले में डालने की कोशिश की जाती। तो मैं इस पर आपसे बात करूंगी और हामिद रजा साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इससे पहले मैं हसन मुर्तज़ा साहब से वो पूछना चाह रही हूँ जो आप लोग कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला आप लोगों की तरफ से किया गया है। हसन साहब, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्या मौक़िफ़ है आपका? साथ दे रहे हैं आप इस फैसले पे हुकूमत के या मुख्तलिफ नजरिया रखते हैं? नहीं, बिल्कुल जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है इन चीज़ों पे, प्राइवेटाइजेशन पे और ये जो
इदारे या महकमे बंद कर चीज़ें हैं या बातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे इत्तफाक नहीं करती। हम तो आम आदमी के पास इस वक्त महंगाई में कोई और ऐसा जरिया नहीं है कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। और इन हालात में अगर आप एक तरफ तो 14 रुपए का आर्जी रिलीफ देकर और आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके चूल्हे बंद करने के लिए उनसे नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनके महकमे बंद किए जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके साथ ना खड़ी हो सकती है, ना इस पे कोई बात कर सकती है, ना सोच सकती है। सही, बिल्कुल क्लियर आपका मौक़िफ़ है इस बात पे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। हाँ, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। सर, ये जलसा मुलतवी क्यों हुआ? आजम खान साहब कहते हैं खान साहब ने किया, अलीमा खान कहती हैं इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं पार्टी का फैसला था, बाद में खान साहब को बताया। तो अब आपको पार्टी ने बताया, क़यादत ने बताया कि जलसा क्यों मुलतवी हुआ, और ये जो 3-4 मुख्तलिफ स्टेटमेंट हैं, इसमें से सही किसका स्टेटमेंट है? अंदर खुद मैं शामिल था, बहुत सारी चीजें वहां पर तय पाई थी, और मुझे कल एग्जम्पशन दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की वजह से मैं जलसागाह में लेट पहुंचूंगा। मैं सुबह 10 बजे से लेके रात शाम 7:30 बजे तक कोर्ट रूम में मौजूद था, और वहां पर चूंकि मोबाइल फोन और हर चीज बंद थी, तो इसलिए मेरे पास एट दैट टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। जिस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट एंटर हो रहा था तो मुझे इतला दे दी गई थी कि जलसा जो है वो पोस्टपोन हो गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद फिर कोर कमेटी की मीटिंग थी रात को 9:30 बजे, उसके अंदर फिर मैं ज़ाहिरा शरीक हुआ। वहां पर जो बात तफसीली तौर पर रखी गई है वो यही है कि इमरान खान साहब ने खुद बुलवाया था आजम सवाती साहब को और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को, और फिर इमरान खान साहब को जो चीजें बतलाई गई थी उससे पहले जो उनको इन्फॉर्म किया गया था रिगार्डिंग सर्टेन सिचुएशन कि मजहबी जमातों के लोग वहां पर मौजूद हैं, खत्म नबूवत का मसला है, एक मामले की हसासियत है, और सेकेंडली तो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा एक्ट हो गया जिसके अंदर बैकलैश आए या कोई कैजुअलिटीज हो जाए, अल्लाह ना करे, तो उस सूरत के अंदर एक नया 9 मई जो है वो सामने आ सकता है। तो मुल्क को किसी भी डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए और इस तमाम सूरत हाल से निकलने के लिए ये इमरान खान साहब का फैसला था। ये गुज़श्ता रात कोर कमेटी में हमें बताया गया, वहां पर सीएम के पीके भी मौजूद थे, आजम सवाती साहब भी मौजूद थे, चेयरमैन गौर साहब भी, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब भी, सारी पार्टी में लीडरशिप वहां पर मौजूद थी। जी अच्छा सर, अचकज़ई साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो क्या उन्हें दूर करने के लिए कोई राब्ता किया है? मैं चूंकि आधा घंटा लेट इजलास में पहुंचा, उससे पहले मेरा ख्याल है कि बात हो चुकी थी उस हवाला से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया था कि वो तमाम इत्तेहादियों को इस मामले में एतमाद में लेंगे। सर, एक और बड़ा $1 मिलियन सवाल ये कि जो पैगाम था वो खान साहब तक किस तरह पहुंचा, किसने भेजा? इस सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। कोई कहता है पैगाम वजीर आला ने दिया, कोई कह रहा है किसी खास तरफ से उनको पैगाम मिला, तो बेसिकली पैगाम मिला कहाँ से? एक तो इमरान खान साहब ने खुद इस बात की वजाहत कर दी, आज उनकी जो मीडिया टॉक हुई है उसके अंदर उन्होंने वजाहत कर दी है। जब उनसे पूछा गया कि आपने किस तरह आजम सवाती साहब को बुलाया या किसी ने आपको बताया, तो इमरान खान साहब ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि इसे रहने दें। तो मेरा ख्याल है जब इमरान खान साहब ने नहीं बताया तो हमें भी कोई क्यास और कैफे करने से गुरेज करना चाहिए। सेकेंडली ये बात सीएम के पीके ने बिल्कुल रात क्लियर की है कि उन्हों की कोई बात या उनकी कोई कॉल डायरेक्ट इमरान खान साहब से बात नहीं हुई। खान साहब ने डायरेक्ट ही आजम सवाती साहब को और चेयरमैन गौहर साहब को बुलाया था। अलीमा खान साहिबा के कंसर्न्स बड़े सीरियस नजर आते हैं। आजम सवाती को वो मोरद इल्जाम ठहरा रही हैं, जो मौजूदा क़यादत है उसको वो कह रही है कि खान साहब को जेल से निकालने में बहुत बड़ी रुकावट जो है वो मौजूदा क़यादत है। तो सर, कोर कमेटी में इस हवाले से उनके पॉइंट को लेकर कोई बात हुई है? देखिए, जो अलीमा साहिबा का बयान आया है, जाहिर है वो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, और आपको एक चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है वो आपकी जो जहाँ ब्लड रिश्तेदारी होती है वहां पर आता है। शायद उन्होंने गुस्से के अंदर या जज्बात के अंदर अलीमा साहबा ने ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन मैं उसके ऊपर सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि वो एक तो वो कन्वर्सेशन प्राइवेट थी जो कि लीक हुई, नंबर 1 जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। नंबर 2 ये कि जाहिर है तमाम लोगों का ये कोई हिडन रियलिटी तो नहीं है, तमाम लोगों ने ये सवाल किया। और क्या सर, जो 8 सितंबर की अब आप लोगों ने नई तारीख दी है, उसके लिए इंतजामिया से कोई डील हो गई है कि अब मंसूख नहीं होगी इजाजत?
अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूँ कि इट्स नॉट अबाउट द कंफर्मेशन डील और समथिंग लाइक दैट। ये रात भी मामला वहाँ पर डिस्कस हुआ था। बात ये है कि चूंकि जब आप खान साहब ने बुला के बताया और बाद में नजर के अंदर जो हालात भी नजर आ रहे थे वो आपके सामने थे, और खान साहब को जो भी जहां से भी जिसने ब्रीफ किया, तो खान साहब ने तो वसी तर मुल्की मुफाद के अंदर ये फैसला किया, क्योंकि वो अपने वर्कर्स के बारे में बहुत टची हैं कि ऑलरेडी जब भी वो अपने वर्कर्स को हरासगी के बारे में सुनते हैं, उनकी जेल के बारे में सुनते हैं, तो चूंकि मेरी काफी मुलाकात हुई है खान साहब से, तो वो उस वक्त इंतहाई दुख और तकलीफ और कर्ब की टॉर्चर का या इस किस्म का तस्करा किया जाता है। तो ये तो उन्होंने फैसला किया ग्रेटर मुल्की कॉज के अंदर के मजहबी जमातें भी मौजूद हैं, खत्म नबूवत का मसला भी है, और खुदा ना खास्ता जो अनसीन फोर्सेज हैं उनकी वजह से को आपस में लड़ाई भी हो सकती है, या जो भी कुछ चीजों में बतलाई गई। तो ग्रेटर कॉज के अंदर उन्होंने इसे पोस्टपोन किया। इंतजामिया ने एनओसी जारी किया है, तो उन्होंने लास्ट टाइम भी जारी किया था, फिर लास्ट मिनट चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से वो एनओसी कैंसिल कर दिया गया। लेकिन ये खान साहब की तरफ से आज दोबारा मीडिया टॉक के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, नो नीड टू बी इन ग्रे एरिया एनीमोर, और वो ये है कि 8 तारीख का जलसा इन एनी केस होगा, और अब एनओसी हो या ना हो दैट डजंट मैटर। ठीक सर, राणा साहब ये फरमाइएगा सर, हुकूमत ये ग्राउंड बनाती रही कि 9 मई को बाकायदा तौर पर पीटीआई ने बगावत की कोशिश की और ये सब कुछ इमरान खान साहब की हिदायत पर उनकी सरबराही में हो रहा था, लेकिन कल फिर बड़ा ही मुख्तलिफ हुआ। इस केस के जो 2 वादा माफ गवाह थे वो मुनहरिफ हो गए और वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो इस तरह का कोई बयान ही नहीं दिया। सर ये क्या हुआ? देखिए, ये तो अभी मामलात ये ख़त्म नहीं हुए। अगर एक आधे केस में कोई ऐसा कोई बयान आया है, लेकिन अभी बहुत सारा ये केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे शवाहिद हैं जो प्रोसिक्यूशन ने अभी रखने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हुआ भी है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मामलात को क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं पीटीआई के लिए। अभी ये मामलात तो शुरू हुए हैं और आगे ये कंक्लूजन तक पहुंचेंगे 9 मई के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे शवाहिद अभी पेश होने हैं। सर आईएमएफ की जो प्रोग्राम की मंजूरी, उसके हवाले से भी मैं चाह रही हूँ जरा आपका मौक़िफ़ सामने आ जाए। वो हो गई है लेकिन बोर्ड से मंजूरी नहीं हो सकी और कहा यह जा रहा है कि वो जो फाइनेंशियल गैप है ये वजह है। तो ये कितना गैप है और क्या हुकूमत ने अरेंजमेंट कर ली है फिर गैप को फिल करने के लिए? देखिए, एक तो अगले 3 साल का जो गैप है, मैं आपको ये वसूख से बता सकता हूँ कि वो $7 अरब से नीचे का है, और वो कोई इतना बड़ा गैप नहीं है 3 सालों के ऊपर जो हम कैपिटल मार्केट से और कमर्शियल बैंक से पूरा नहीं कर सके। तो वो कंसर्न भी नहीं है आईएमएफ का। अभी बिल्कुल जो हमें कमिटमेंट्स आ रही हैं चाइना से, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने अपनी हमें डिपॉजिट्स दिए हुए हैं, उनके रोल ओवर्स और उनकी जो चीज़ें, तो जैसे ही हमें वैसे भी सितंबर में हम बिल्कुल पुरुमीद हैं और हम पॉजिटिव हैं कि बोर्ड जो है आईएमएफ का वो अपने एजेंडे पे पाकिस्तान का प्लान लेगा और वो वहां से अप्रूव भी हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा भी जो है वो हमें कोई फिक्र नहीं है आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से। सर अगर मुझे मुख्तसरन कह सकें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना में अगर बता सकें, ये जो आप लोग यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो फिर जो उनके मुलाजमीन हैं उनको कहीं एडजस्ट किया जाएगा? डेफिनेटली हर मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक या उनकी अब्जॉर्प्शन दूसरे डिपार्टमेंट्स में अगर वो मुमकिन तौर पर हो सकी तो पूरा एक एग्जिट प्लान बनेगा जिसके अंदर मुलाजमीन के लिए उनका बिल्कुल प्लान एक वाज़े, बिल्कुल ठीक, उनको एडजस्ट यानी किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद रजा साहब भी, राना एहसान अफजल साहब भी साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन ने एक और अफसोसनाक और इंतहाई दर्दनाक जो खबर है वो रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार की शहादत और कई के ज़ख्मी होने की खबर है। ये हमला उस वक्त हुआ है जब इलाके में पुलिस की ड्यूटीज़ तब्दील करने के दौरान एक पुलिस वैन कीचड़ में फंस गई। इस दौरान कच्चे के डाकुओं ने रॉकेट्स के साथ गोलियों की बौछार की। पुलिस मोबाइल तबाह हो गई, एहलकार शहीद हो गए। ये हमला कच्चे के डाकुओं की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। वाक़े के बाद रिवायती तौर पर हुकूमती वज़रा, सियासी क़यादत, इनकी तरफ से मज़म्मतों का सिलसिला तो आ रहा है। शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने की बात हो रही है, हमला और उसे बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाने की बात हो रही है, खून का बदला लेने तक चैन से नहीं बैठने के बयानात। वाक़े के बाद इस हमले से पहले वहाँ मौजूद पुलिस एहलकारों की एक दूसरे को दिलासे देने की जो वीडियो है ना, उसने पूरे सिस्टम का पोल खोल कर रख दिया है।
पुलिस एहलकारों की इस वीडियो से लग रहा है कि वो काफ़ी देर से मदद का इंतज़ार कर रहे थे। जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं वो भी बर वक्त मदद न पहुंचने की शिकायत कर रहे हैं। मसला उनके साथ ये पेश आया कि उनकी गाड़ी फंस गई कीचड़ में। अगर उनको वक्त पर वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता या आप लोग उनको बख्तर बंद गाड़ी दे देते तो ऐसा मुमकिन था कि उनकी जान ना जाती। जब उनकी गाड़ी फंसी तकरीबन असर का टाइम था। असर के टाइम की भी उनकी मूवी टिकटॉक हमारे पास है। दूसरी बात, जब लास्ट वाली उनकी मूवी है वो तकरीबन मगरिब के बाद की है। तकरीबन देख लें कि 3-4 घंटे 5 घंटे बनते हैं। अगर इन 3-4-5 घंटे में उनको रेस्क्यू कर लिया जाता या मतलब उनका तक कोई मदद पहुंच जाती तो ये सानिया ना होता, ऐसी कीमती जानें ना जाती। 12 पुलिस एहलकारों की जाने के बाद इस हमले में मुलव्विस मरकजी मुलजिम बशीर शर और दीगर डाकुओं के पुलिस मुकाबले में मारे जाने की तलात आई हैं। लेकिन यहाँ मेरे जहन में सवाल उठा है कि आखिर कच्चे के डाकू इतने पक्के कैसे हो गए। हमारी एक नस्ल कच्चे के इन डाकुओं के किस्से और सोशल मीडिया पर इनके जुल्मो जबर के ये खौफनाक वीडियोस देखते देखते बड़ी हो गई है। आम आवाम से लेकर खवास तक कच्चे के इन डाकुओं से कोई भी महफूज नहीं है। पाकिस्तान जो अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी क़ुव्वत है, दुनिया में अपना मकाम रखता है, सिक्योरिटी इदारे हमारे आलमी सतह पर माने जाते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंका है, लेकिन इस सब के बावजूद कच्चे के पसमानदा गैर तरक्की याफ्ता इलाके के इन डाकुओं के नासूर को ख़त्म नहीं किया जा सका। ये इतने मुनज़्ज़म कैसे हुए हैं? मुख्तलिफ हुकूमतों में होने वाले ऑपरेशंस के बावजूद कच्चे के इन डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे और कहाँ से पहुँच जाता है? पंजाब में दरियाए सिंध के अतराफ डेरा गाजी खान है, पूर है, रहीम यार खान है, जबकि सिंध में घोटकी, सखर, शिकारपुर, कश्मोर, कंदकोट, इसके दोनों अतराफ के हज़ारों एकड़ पर फैले हुए इलाके कच्चे के इलाके कहलाते हैं। सालों नहीं बल्कि दहाइयों से डाकू राज है यहाँ पर। सिंध और पंजाब की सरहद पर कच्चे का ये इलाका डाकू की जन्नत कहलाता है, जो आवाम तो दूर पुलिस के लिए भी नो गो एरिया है। लेकिन नो गो एरिया के ये पक्के डाकू बड़ी आसानी से कहीं भी जाते हैं, लोगों को बड़े आराम से अगवा कर लेते हैं, भारी तावान तलब कर लेते हैं, तावान न मिलने पर मुग़य्यियों को बेदर्दी से कत्ल भी कर देते हैं। तो कच्चे के ये डाकू जदीद असलहे के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप, टिकटॉक, दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर मुग़व्वियों पर तशद्दुद की वीडियोस के साथ साथ अपने शिकार को फंसाने के लिए भी इन्हीं ज़राए और मोबाइल फ़ोन सर्विस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये इन्हीं सोशल मीडिया ऐप्स पर कच्चे के ये डाकू जदीद असलहे की नुमाइश के साथ साथ पुलिस को चैलेंज करते हुए भी नज़र आते हैं। यहाँ एक अफसोसनाक और ख़तरनाक पहलू इन डाकुओं का पुलिस और मकामी सियासी और ताकतवर शख्सियात से गठजोड़ का भी है। इसी साल अप्रैल में SSP शिकारपुर इरफान समू ने IG सिंध को ख़त में 78 पुलिस एहलकारों के डाकुओं के साथ गठजोड़ का इंकशाफ किया था। शिकारपुर में तैनात रहने वाले साबिक SSP डॉक्टर रिजवान ने 2020 की एक रिपोर्ट में कच्चे के डाकुओं को हासिल सियासी पुष्टपनाही और हिमायत का दावा किया था। सितंबर 2023 में HRCP की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कच्चे के इलाके में अगवा बराए तावान के जरिए सालाना 1 अरब रुपए बटोरे जाते हैं। जून 2023 में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ब्रीफिंग में पुलिस हुक्काम ने बताया था कि कच्चे के डाकुओं के पास वही असलहा है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया था, और इस असलहे को चलाने की तरबियत डाकुओं को भारत से दी गई है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो आती हैं ना सामने, वो बताती हैं कि पंजाब के सरहदी इलाकों में कच्चे के वसी रकबे पर अमन व अमान की सूरत हाल बदतर है, मुसलसल ख़राब है। अक्सर इलाकों में तो लोग दिन के वक्त भी घरों से निकलते हुए खौफ महसूस करते हैं। हुकूमत सोशल मीडिया और सिक्योरिटी महाज पर तो अपनी रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन करती हुई दिखाई देती है, लेकिन कच्चे के डाकू के पक्की कार्रवाई कब होगी, इस सवाल का जवाब फ़िलहाल निर्धारित नज़र आता है। कल इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।